दिल्ली में जब से सरकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी बंद की है, अफरा तफरी मची हुई है। बहुत से लोग परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा उनको हम क्या करें। क्या हमारे मकान तोड़ दिए जाएंगे? सरकारी लैंड का मीनिंग ये नहीं है पब्लिक यूटिलिटी। जो सरकारी लैंड पे बसी हुई कॉलोनीज हैं उनको भी सरकार, चाहे आपने पावर टोनी दी है या नहीं दी है, तो उनको कन्विंस्ड कर रही है। कैसे उनका होगा, कैसे उनको मालिकाना हक मिलेगा? कि सरकार ने पावर टोनी बंद जरूर कर दी है, लेकिन हर व्यक्ति जो भी 1511 कॉलोनीज हैं दिल्ली में, उनमें पीएम उदय में उसको कन्वर्ट करा सकता है। ये स्कीम सरकारी लैंड वाली कॉलोनी अलग है और प्राइवेट लैंड वाली कॉलोनी अलग अलग है, ये अलग अलग है। कॉलोनीज क्या था, सरकार ने एक्वायर कर ली थी लैंड को, फिर कॉलोनी बस गई तो वो तो सरकारी लैंड की कॉलोनीज। अच्छा। तो दोनों टाइप की स्कीम के अंदर कवर है पीएम उदय में ही। कुछ जगहों पे क्या हुआ कि पहले वो प्लॉट्स खाली थे या लैंड खाली थी और वो लैंड सरकार की मैपिंग के अंदर उसको पार्क डिजाइन कर दिया गया, तो वो अगर वो बेची हुई है और सरकार के मैप से मैच नहीं करती हो, कैसे पता चलेगा कि हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है या नहीं? देखिए अगर पावर टोनी रजिस्टर्ड होगी तो जो एग्जीक्यूटेंट है और उसका बेनिफिशियरी है। ठीक है, ये लेकिन ये बहुत जरूरी है। खाली पावर टोनी अपने आप में सब कुछ नहीं है। अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल कराया तो आपका काम जो है कुछ पक्का है। पावर टोनी से कोई मालिकाना हक नहीं मिलता आपको, खाली पावर टोनी से उसके साथ एग्रीमेंट है तो आप कब्जाधारी हैं। सरकार यही कह रही है आप कब्जे में बैठे हैं तो हम आपको मालिकाना हक दे देते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में जब से सरकार ने पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि जीपीए बंद की है, अफरा तफरी मची हुई है। हर दूसरा शख्स जो या तो कच्ची कॉलोनी में रहता है या पक्की कॉलोनी में भी रहता है या डीडीए कॉलोनी में रहता है, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि भाई अब मेरे घर का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरी पावर अटॉर्नी का क्या होगा, क्या हमारे मकान तोड़ दिए जाएंगे या अब हमें क्या करने की जरूरत है। हर कोई ये जानना चाह रहा है। हमने इस पे वीडियो भी बनाया था तो उसको बहुत प्यार मिला और लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे, लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है लोगों को, वो आ रही है कच्ची कॉलोनी की। और कच्ची कॉलोनी में चल रही है पीएम उदय की स्कीम। तो आज हम फिर से आपके जो मन के सवाल हैं उनको शांत करने के लिए या आपके सवालों के जवाब देने के लिए विकास जैन जी के पास आ गए हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के जानकार हैं। जो प्रॉपर्टी के जो भी कागजात वगैरह बनते हैं ये डेली उसी में डील करते हैं। तो हमने पहले भी इनसे बात की है, आज हम फिर बात करते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर पीएम उदय का क्लियर कर दीजिए। बहुत से लोग परेशान हैं और समझ में नहीं आ रहा उनको हम क्या करें कि भाई क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किसका होगा पीएम उदय में, किसका नहीं होगा, और क्या करने की जरूरत है ताकि उनका पीएम उदय कच्ची कॉलोनी में जो भी स्कीम चल रही है 1511 में सरकार, दिल्ली सरकार चला रही है, कैसे उनका होगा, कैसे उनको मालिकाना हक मिलेगा, थोड़ा इस पर बता दीजिए सर। सर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सरकार ने पावर टोनी बंद जरूर कर दी है, लेकिन हर व्यक्ति जो भी 1511 कॉलोनीज हैं दिल्ली में, उनमें पीएम उदय में उसको कन्वर्ट करा सकता है। ये स्कीम दो टाइप की कॉलोनीज हैं, एक सरकारी लैंड पे बसी हुई कॉलोनीज और एक प्राइवेट लैंड पे बसी हुई कॉलोनीज। जो सरकारी लैंड पे बसी हुई कॉलोनीज हैं उनको भी सरकार, चाहे आपने पावर टोनी और एग्रीमेंट टू सेल पे ड्यूटी दी है या नहीं दी है, लेकिन वो 29 अक्टूबर 2019 से पहले की है, तो उनको कन्विंस्ड कर रही है। और प्राइवेट लैंड की कॉलोनीज जो कि प्राइवेट ही थी, सरकारी नहीं है, उस पर ऑथराइजेशन स्लिप दे रही है और उसके अंदर भी आपकी अगर पावर टोनी है या सेल डीड है या गिफ्ट डीड है तो भी 2019 से पहले की जो भी है, 29 अक्टूबर 19 से पहले की, उनको वो कन्वर्ट करके ऑथराइजेशन स्लिप दे रही है। अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं। हाँ। कि इसके अंदर आपको सिर्फ 4 कागज चाहिए: पावर ऑफ अटॉर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, पोजेशन लेटर और पेमेंट रिसिप्ट। 4 पेपर, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, ड्यूटी पेड और नॉट पेड, बट इट शुड बी एग्जीक्यूटेड बिफोर 29 अक्टूबर 2019। और वहां पे प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन जो है वो 31 दिसंबर 2014 तक कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, जो कि कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2015 है। उससे पहले की अगर कंस्ट्रक्शन है और 2019 तक की अगर सेल परचेज है तो उनको पीएम उदय में कवर होगी। हाँ, पीएम उदय में 2-3 चीज और भी चाहिए। आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आपका फोटोग्राफ चाहिए और आपकी पूरी चेन, खतौनी से लेके फर्ज से लेके, जिसको हम कहते हैं किसान के नाम जो मालिकाना हक होता है, वहां से लेके पावर ऑफ अटॉर्नी आप तक की सारी पावर टोनी और एग्रीमेंट की चेन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, खसरा नंबर ठीक होने चाहिए, तभी उसमें कन्वर्ट होगी वो। और अगर वो कोई कमी है तो उसको पहले ही दुरुस्त कर लें अप्लाई करने से पहले। ठीक है सर, एक बार क्लियर कर दीजिए। सरकारी लैंड वाली कॉलोनी अलग है और प्राइवेट लैंड वाली कॉलोनी अलग अलग है, ये अलग अलग हैं? सर टोटल 1511 है। ठीक है। उनमें से कुछ कॉलोनीज क्या था, सरकार ने एक्वायर कर ली थी लैंड को,
तो उस पे कॉलोनी बस गई, तो वो तो सरकारी लैंड की कॉलोनीज हैं। ठीक है। और कुछ कॉलोनीज को सरकार ने कोई एक्वायर नहीं किया था, लेकिन कच्ची कॉलोनी बस्ती चली गई। हाँ। वो लैंड ओनरशिप जो है वो प्राइवेट ओनर ही है। अच्छा। तो दोनों टाइप की स्कीम के अंदर कवर है। पीएम उदय में ही 2 पार्ट हैं उसके। अच्छा। एक के अंदर ऑथराइजेशन स्लिप मिलेगी जो प्राइवेट कॉलोनीज हैं, अच्छा। और जो सरकारी लैंड पे बसी हुई कॉलोनीज हैं उनमें कन्विंस डीड की जाएगी। सरकार आपको मालिकाना हक ही दे देगी। अच्छा। क्योंकि प्राइवेट लैंड पे तो मालिकाना हक पहले से ही है, हाँ। उस किसान का या उस पावर अटॉर्नी होल्डर का। ठीक। सिर्फ उसको ऑथराइज रेगुलाइज करेगी वो। और जो सरकारी लैंड है वो सरकार की है, क्योंकि तो आपको मालिक बनाएगी, कुछ पैसे लेके आपको कन्वर्जन करके आपको पक्का मालिक बना देगी सरकारी लैंड पे। ठीक है, लेकिन सर फिर ये कैसे होता है कि आपकी जो रजिस्ट्री है वो इसलिए नहीं हो सकती, या ये कैंसिल कर देगी कि आपका जो कुछ पोर्शन जो है वो सरकारी लैंड पे आ रहा था, या फिर ये कैंसिल भी हुई है? सरकारी लैंड का मीनिंग ये नहीं है पब्लिक यूटिलिटी। सरकारी लैंड का मतलब कि एक पूरा पूरा एरिया है जिसमें कॉलोनी है, ठीक है। उसके अंदर सड़क भी है, पार्क भी है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए बिजली घर भी चाहिए, पानी की निकासी के लिए सीवरेज के लिए भी चाहिए। तो कुछ जगहों पे क्या हुआ कि पहले वो प्लॉट्स खाली थे या लैंड खाली थी, और वो लैंड सरकार की मैपिंग के अंदर उसको पार्क डिजाइन कर दिया गया, या उसके अंदर बिजली घर बना दी, डिजाइन किया हुआ है, सड़क बनाई। अच्छा। लेकिन लोगों ने वो लैंड भी बेच दी सरकारी लैंड पावर टर्नी पे। तो वो अगर वो बेची हुई है और सरकार के मैप से मैच नहीं करती हो, तो वो कन्वर्जन नहीं होगी। इसीलिए सरकार उसको डिजिटल चेक करती है पहले कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सड़क की लैंड हो या पब्लिक यूटिलिटी की कोई लैंड हो। ओके। सरकारी लैंड का मीनिंग ये नहीं है कि पब्लिक यूटिलिटी की लैंड भी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। एक सर बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, आप बार बार बात कर रहे हैं अक्टूबर 2019 को कट ऑफ की। इससे पहले जिसने भी अपनी जीपीए करा रखी है वो मतलब अपनी जो है पीएम उदय के तहत रजिस्ट्री कराने के लिए एलिजिबल है। जी। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसमें 2015 की बात है, इसको क्लियर कर दिए। 2015 है कट ऑफ या 2019 है? ये ब्रोचर है डीडीए का, ठीक है। पीएम उदय का। हाँ। इसकी पहली लाइन कहती है कि आप पीएम उदय के कॉलोनी के अधिकारी योजना के 29 अक्टूबर 2019 से आरंभ की गई है ये योजना। अच्छा। सबसे पहले। ठीक है। और इस डेट तक जो भी योजना में फॉल करता है, यानी जिसकी सेल परचेज हो गई, हाँ। और जो मकान 1 जनवरी 2015 से पहले बन गया, अच्छा। मकान 1 जनवरी 2015 से पहले बना होना चाहिए, लेकिन सेल परचेज अगर 29 अक्टूबर 2019 तक भी हुई है पावर अटॉर्नी से, तो भी वो कंसीडर की जाएगी। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत से लोग उस पर वो करते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए करता हूं। मकान अगर 1 जनवरी 2015 तक बन गया है और उसकी सेल परचेज जो है ये 29 अक्टूबर 2019 तक हो गई है, तो ऐसे लोग जो हैं पीएम उदय के तहत कच्ची कॉलोनी जो 1511 कॉलोनी जो जिनको पक्का किया जा रहा है, उसमें अपना जो है रजिस्ट्री कराने के लिए वो लोग एलिजिबल हैं। तो ये जो है इसमें हम कच्ची कॉलोनी के बारे में पहले चाह रहे थे ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। अब सर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आपने जो बहुत सारे सवाल भेजे हैं वही सवाल मैं जो है लिख कर लाया हूं, एक एक करके सर से जवाब लेते हैं। सर पहला सवाल है उमला अग्रवाल का, यूट्यूब से इन्होंने सवाल पूछा है। हमारी प्रॉपर्टी 2001 से पहले की है, नियमित होने वाली 1511 कॉलोनी में हमारी कॉलोनी का नाम भी है। पीएम उदय के तहत हमने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट भी किए थे, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई। सरकार ने कैंप भी लगाया था, हम उसमें भी गए, हमारा सर्वे वगैरह सब कुछ हो चुका है, लेकिन पता नहीं हर बार लटका देते हैं। किसी अधिकारी से उसका फोन नंबर मांगते हैं तो कोई फोन नंबर नहीं देता और कहता है कि हम बदलते रहते हैं, आप चुपचाप बैठ जाओ, जब होगा तो बता देंगे। तो इससे बताइए सर। देखिए, ये इन्होंने जब भी अप्लाई किया, उसके 45 डेज का टाइम पीरियड होता है कन्वर्जन करने का। अप्लाई करने से जब डॉक्यूमेंट्स इनके पूरे हो गए, इसके अंदर स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 तक पार्टी को करना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अच्छा। स्टेप 2 सबमिट करने के बाद गवर्नमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टेप 2 के बाद उसका वहां तक अगर स्टेप 2 तक इनका कंप्लीट है और पेपर्स इनके कंप्लीट हैं, अगर इनकी पावर अटॉर्नी कंप्लीट है, उसमें विटनेसेस कंप्लीट हैं, उनमें सेकंड पार्टी सिग्नेचर्स कंप्लीट हैं, नोटरी से हुआ है, एग्रीमेंट है, सारे सिग्नेचर्स हैं, उन पे स्टैंप्स हैं और पूरी चेन लगी हुई है, तो वो जरूर होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे को नॉलेज नहीं होती या पार्टियों को नॉलेज नहीं होती, तो वो पेपर्स में कमी होने की वजह से वो प्रोसेस नहीं हो पाता या रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा। आप पर्टिकुलर केस को उसको देखने के बाद ही पता लग पाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई ना कोई पेपर्स में कमी होगी। नहीं तो अब आपके कंसर्न एडीएम के पास इसका चार्ज चला गया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, और डिस्ट्रिक्ट एडीएम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपना फाइल नंबर लेके कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है प्रॉब्लम। या पेपर्स में कोई कमी है और नहीं है तो वो उसको अप्रूव करेंगे, अगर पेपर्स में कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन इनकी बात से ऐसा भी लग रहा है कि जो अधिकारी हैं
वो ज़्यादा मतलब यूज़र फ्रेंडली जैसे होता है ना, कि भाई वो बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन नहीं चाहते हैं, आप अपना दे दो डॉक्यूमेंट टाइप, हम होगा तो बता देंगे, ये ऐसे? तो समस्या आप सरकारी महकमों में समझते ही हैं हाँ। कि अधिकारी थोड़ा सा सरकार को कम वो करते हैं, तो वो सरकारी काम थोड़ा डिले होके इसी के लिए होता है। मैं समझता हूँ सरकारी अधिकारियों को भी जनता की सुननी चाहिए। इतनी बड़ी कॉलोनियाँ हैं तो स्टाफ बढ़ाना चाहिए और उनको सही रिस्पॉन्स देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे करप्शन बढ़ जाएगा और स्कीम फेल हो जाएगी। हाँ। स्कीम को सक्सेस करना है तो हमारे को ध्यान देना होगा। हम दिल्ली सरकार से भी अपील करेंगे, भाई अपने अधिकारियों में एक तरह की जागरूकता लाएं, उनको समझाएं कि भाई इतना आप रिसोर्स लगा के ये सब काम चला रहे हो, तो भाई वो फलीभूत तभी होगा जब जो लोग वहाँ बैठ रहे हैं, जो जिनका काम है पब्लिक से डील करना, वो पब्लिक से अच्छे से डील करें और उनको समझाएं कि भाई कैसे काम होगा। वरना फिर वही घूम फिर के 2019 से तो चल ही रहा है, अब 2026 में हम आ गए हैं। केंद्र सरकार से अब मामला दिल्ली सरकार के पास आ गया, फिर आगे ऐसे ही ये खिंचता रहेगा। तो जरूरी है कि भाई अपने अफसरों को बताएं, समझाएं कि पब्लिक से कैसे डील करना, ताकि वो संतुष्ट रहें कि हाँ जी हमारे उस पर काम हो रहा है। सर दूसरा सवाल लेते हैं। ज्यादातर सवाल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सवाल हैं, इनमें ही आपके सवाल भी हो सकते हैं, नाम किसी का कुछ भी हो, ये आपके सवाल भी हो सकते हैं, इसलिए ये जरूर देखिए कि कौन क्या सवाल पूछ रहा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं वो बिल्कुल कॉमन होते हैं। अगला सवाल है सर, ये विन मल्होत्रा हैं, यूट्यूब से पूछ रहे हैं, क्या होगा अगर हमारे पास हमारे स्वर्गीय पिताजी की तरफ से की गई एक कोर्ट विल है और साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी है जो स्वर्गीय पिताजी के नाम पर ही है, लेकिन मेरे पिताजी के नाम पर या मेरे नाम पर कोई रजिस्ट्री नहीं है, क्या करें हम लोग? मतलब ये ऐसा लग रहा है कि फादर की डेथ हो गई है, उन्होंने उनके पास पावर अटॉर्नी होगी और वो कोर्ट विल कर गए, तो इस केस में लेकिन इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। देखिए, अगर उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, साथ में एग्रीमेंट टू सेल और पेमेंट रिसिप्ट और पोजीशन लेटर भी होना चाहिए, और वो 1511 कॉलोनीज में अगर फॉल कर रही हैं और उनके फादर की डेथ हो गई है और वो विल करके गए हैं, तो जो विल का बेनिफिशियरी है वो उसको ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकता है। दिल्ली सरकार को अप्लाई करे, और ये अगर 1511 कॉलोनी की बजाय अगर ये डीडीए की कॉलोनी है, एलएनडीओ की कॉलोनी है, उनकी कॉलोनीज में भी ट्रांसफर फ्री होल्ड की पॉलिसी है, जो अभी थोड़े दिन के लिए हॉल्टेड है। मैं समझता हूँ अगले 1 डेढ़ महीने में खुल जाएगी। वो उस पॉलिसी के तहत डीडीए से भी करा सकता है। ऐसा नहीं है कि डेथ हो गई तो पावर टोनी खत्म हो जाएगी, डेथ, लेकिन साथ में एग्रीमेंट टू सेल जरूर होना चाहिए, तभी आपका कन्वर्जन हो पाएगा। ठीक है। सुरेश शर्मा, ये यूट्यूब से सवाल आ रहा है, मैंने एक मकान 11 महीने के लिए किराए पर लिया है जिसके लिए मैंने 12 लाख रुपए दिए हैं, इसके लिए डीलर मुझे जीपीए करने की सलाह देकर मजबूर कर रहा है, क्या इसमें कोई नुकसान है क्या? देखिए, जो ये क्वेश्चन मैं आपका देख पा रहा हूँ, हाँ। ये 11 महीने के लिए किराए पे लिया है और 12 लाख रुपए दिए हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में कोई मिसमैच लगता है, या कोई उन्होंने पूछने में कुछ गलती की है। किराए पे मकान लिया गया है तो 12 लाख रुपए क्यों दिए गए, और अगर किराए पे मकान लिया गया है तो कोई जीपीए नहीं हो सकती, उसके अंदर रेंट एग्रीमेंट होगा, आपका लीज डीड होगी। लेकिन शायद कोई क्वेश्चन पूछने में अगर गलती की गई है, अगर इसके लिए जीपीए के लिए है ये और उसके लिए 12 लाख रुपए दिए गए हैं, तो उनको कहिए पहले पीएम उदय में कन्वर्ट कराएं और उसके बाद मेरे नाम पक्की रजिस्ट्री करें, अगर ये किराए पे नहीं है, आपने खरीदा है अगर तो। ठीक है, अपने डिटेल में आप लोग सवाल पूछेंगे ज़्यादा अच्छा है। मैंने जानबूझ के भी सवाल इसलिए लिया ताकि आपको बताया जा सके कि भाई आप सवाल तो कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे ना तो फिर अच्छे से समझकर सर जवाब दे पाएंगे। आपको बता दूं, ये आपके लिए ही जो है ये समय जो कंसल्टेशन का है, जिसके लिए पैसे लगते हैं, ये सब फ्री में करवाया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको एजुकेट किया जा सके। मोटिव हमारा यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जा सके, मन के सवाल आपके दूर कर सके हम। वंदना झा है सर, यूट्यूब से सवाल आ रहा है, कैसे पता चलेगा कि हमारी पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड है या नहीं? देखिए, अगर पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड होगी तो जो एग्जीक्यूटेंट है और उसका बेनिफिशियरी है वो और 2 गवाह उसमें डले हुए होंगे, साथ ही वो रजिस्ट्रार ऑफिस में प्रेजेंट हुआ होगा, रजिस्ट्रार के उस पावर अटॉर्नी पे साइन होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर इशू हुआ होगा और उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की स्टैंप होगी पावर अटॉर्नी के ऊपर। अच्छा। अगर वो पावर अटॉर्नी पे रजिस्ट्रार ऑफिस की स्टैंप है और रजिस्ट्रार के साइन है तो वो पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड है, अदरवाइज वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये और ये खाली इसके अलावा तो खाली, लेकिन अनरजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी पे भी आपकी 2019 से पहले की सरकार कवर कर रही है 1511 कॉलोनीज में। अगर 1511 कॉलोनी वाला है ये, हाँ, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है कि रजिस्टर्ड है या नहीं है वो है। सिर्फ डीडीए कॉलोनीज के लिए अलग सिनेरियो है थोड़ा सा। तो वो 1511 कॉलोनीज के लिए आज हम आपको बता रहे हैं, 1511 कॉलोनीज में अनरजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी भी एक्सेप्ट कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, ये मतलब हम ये मान रहे हैं कि ज्यादा सवाल जो है वो कच्ची कॉलोनी के ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी सवाल हो सकते हैं। हाँ जी। अगला सवाल है, राशिद सैफी और मोहम्मद इरशाद हैं, ये 2 अलग अलग लोग हैं, लेकिन सवाल इनका एक सही आया है कि अगर साल 2019 के बाद जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई है तो क्या होगा,
और ऐसे लोग क्या करें? देखिए, सरकार 2019 में ये स्कीम लाई थी कि जो जहाँ पे जैसी प्रॉपर्टी है हम उसको रेगुलाइज कर देंगे, लेकिन पब्लिक में अवेयरनेस नहीं थी, सरकार ने भी अवेयर नहीं किया। 2019 से 26 तक आज तक बिकती चली गई और वही पावटोनी पे बिकी। लेकिन क्योंकि स्कीम सरकार 2019 में लाई थी और उसने कट ऑफ डेट 29 अक्टूबर 19 रखी हुई है आज की डेट तक, हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार इसकी कट ऑफ बढ़ा दे, जैसे कि जे कॉलोनीज में बढ़ती है, झुग्गियों को पुनर्वास के लिए बढ़ती है। पहले ये 2015 की डेट थी आई थिंक, और अब 2025 कर दी उसको डेट को झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज हाँ के हाँ लिए। हाँ हाँ। तो इसी तरह से अब हो सकता है आने वाले वक्त में 2026 की कोई स्कीम ले आए सरकार, लेकिन अभी तक जो स्कीम है वो 2019 तक वालों के लिए है। 19 से 26 तक वालों को वेट करना पड़ेगा, लेकिन आज के बाद मैं समझता हूं कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, पावर टर्नी पे ना परचेज करें इन कॉलोनियों में जब तक कि कन्वर्जन ना हो जाए पीएम उदय के तहत। ठीक है सर, एक पीएम उदय में ये भी मन में सवाल लोगों के, क्या जो उसमें रह रहे हैं लोग कच्ची कॉलोनियों में, पावर टोनी है, क्या सरकार मकान तोड़ देगी क्या उनके? नहीं, मकान तोड़ तो नहीं देगी जब तक कि वो सड़क की लैंड नहीं हो, जब तक पब्लिक यूटिलिटी की लैंड नहीं हो। सरकारी जमीन पे भी जो लैंड है और सरकार ने उन कॉलोनियों की लिस्ट में, और खसरा उनकी कॉलोनियों की लिस्ट में आ रहा है, तो वो मकान तोड़ेगी नहीं जब तक पब्लिक यूटिलिटी में नहीं है। डरने की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन वो अगर नहीं कराएंगे तो और कल को आप बेचने जाएंगे, आप उस पर लोन लेने जाएंगे या मकान को ऊपर 2 मंजिल और डालना चाहते हैं, तब आपको जरूर दिक्कत आएगी। हाँ। तब आपको वो, जब तक आप कन्विंस डेट नहीं कराएंगे, आप ना मकान पे मंजिल डाल सकते, ना आप उसको बेच सकते, ना आप उसको मोर्टगेज कर सकते। ये गोपाल निहाल हैं, ये यूट्यूब से आ रहा सवाल। 2018 से 2026 तक किसी प्रॉपर्टी में मल्टीपल चेन बन चुकी है, इस केस में रजिस्ट्री कहां पर और कैसे की जाएगी? ये भी बताइए कि अभी प्रॉपर्टी किसी से कैसे खरीदें, किन शर्तों पे खरीदें, क्या सीधे रजिस्ट्री के जरिए जाएं या बेचने वाला कुछ प्रॉपर्टी की पहले रजिस्ट्री कराए तभी प्रॉपर्टी खरीदें? मन में बहुत मतलब इनके सवाल चल रहे हैं। देखिए, फिर वही क्वेश्चन है जो अभी मैं जवाब दे रहा था। हाँ। 19 से 26 तक वालों के लिए अभी पीएम उदय में स्कीम नहीं है। इनके भी यही सवाल है कि 26 तक कई बार बिक चुकी है ये, तो अभी उनको या तो वेट करना पड़ेगा, या वो प्रॉपर्टी की अगर प्राइवेट लैंड पे है तो उनकी सेल डीड अगर हो सकती है तो प्राइवेट लैंड पे सेल डीड करा लें। पहले वो अपने नाम पे सेल डीड करा ले, सेलर जो है आपका, और फिर आप अपने नाम पे सेल डीड कराइए। या सरकारी लैंड पे है तो कन्विंस डीड के बगैर बिल्कुल मत कीजिए, पहले कन्विंस डीड कराइए पीएम उदय के तहत सेलर के नाम, और सेलर से कहिए मेरे नाम पक्की रजिस्ट्री करेगा, जिसको सेल डीड कहते हैं। अगर ये आप ये मान के चल रहे हैं कच्ची कॉलोनी के बाद ये मैं कर रहे हैं, सारे जो भी आंसर्स दे रहा हूँ कच्ची कॉलोनी को मध्य नजर दे रहा हूँ। अगर कोई और एलएनडीओ की, डीडीए की, एमसीडी की कॉलोनीज हैं तो उनका अलग सिनेरियो, क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसीज हैं, उनका सबका अलग अलग प्रॉपर्टीज का अलग अलग स्टेटस है। ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड का अलग है, एलएनडीओ की लैंड अलग है, डीडीए की लैंड अलग है, सबके लिए अलग अलग तरीका है। ठीक है। ये धारवी है, यूट्यूब से आ रहा सवाल। दिल्ली के यमुना विहार में मेरे भाई के नाम पे 2022 में पावर ऑफ अटॉर्नी हुई है फ्लैट की, इस केस में क्या करना होगा? यमुना विहार तो पक्की कॉलोनी है। हाँ, मैं यमुना विहार पे यार था, यमुना विहार डीडीए की कॉलोनी है आई थिंक सो। अगर वो डीडीए की कॉलोनी की बात कर रही हैं और 2022 में उन्होंने पावर टॉनी पे खरीदी है, तो साथ में सेल एग्रीमेंट भी उन्होंने शायद कराया होगा। अगर सेल एग्रीमेंट ड्यूटी देके रजिस्टर्ड कराया हुआ है उन्होंने उसके साथ, तो वो डीडीए से कन्वर्जन की पॉलिसी में जा सकते हैं, जो नेक्स्ट मंथ तक आने की उम्मीद है, और उसको कन्वर्ट करा के, फ्री होल्ड करा के वो एब्सोल्यूट मालिक बन जाएंगे। उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, बशर्ते एग्रीमेंट टू सेल भी पावर टॉनी के साथ कराया हो। ठीक है, ये लेकिन ये बहुत जरूरी है, खाली पावर टॉनी अपने आप में सब कुछ नहीं है। अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल कराया तो आपका काम जो है कुछ पक्का है। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, पावर टॉनी से कोई मालिकाना हक नहीं मिलता आपको, खाली पावर टॉनी से उसके साथ एग्रीमेंट है तो आप कब्जाधारी हैं। सरकार यही कह रही है, आप कब्जे में बैठे हैं तो हम आपको मालिकाना हक दे देते हैं, लेकिन कब्जाधारी तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट आपके नाम होना ही चाहिए। ठीक है। ये राधम बॉय करके हैं, यूट्यूब से आ रहा है सवाल। कोई व्यक्ति अपने कॉलोनी या मकान की लेआउट डिटेल ऑनलाइन कैसे देख सकता है ताकि उसको पता चले कि जमीन की स्थिति क्या है? सरकार ने एक पीएम उदय की साइट पे एक यूसी लोकेटर ऐप है। अच्छा। यूसी लोकेटर ऐप को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप जिस प्रॉपर्टी पे खड़े होंगे वो 1511 कॉलोनीज में फॉल कर रही है कि नहीं कर रही, और वहां पे क्लिक करेंगे तो अपने आप लोकेटर उसको चेक करके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड प्रॉपर्टी का ये बता देगा कि ये 1511 कॉलोनीज में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और ये आपकी कन्वर्जन हो जाएगी कि नहीं। अच्छा। आप उस ऐप को डाउनलोड करके अपने आप भी चेक कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। ओके। यूसी लोकेटर ऐप है उसका नाम,
और आप वो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये उस वाली जो पीएम उदय वाली वेबसाइट पीएम है? उदय वाली वेबसाइट पे नहीं, आप गूगल पे जाएंगे, अच्छा यूसी लोकेटर ऐप के नाम से है, अच्छा अच्छा, प्ले स्टोर में मिल प्ले जाएगा स्टोर पे, अच्छा, प्ले स्टोर पे यूसी डाउनलोड कीजिए। लोकेटर। हाँ, और अपनी प्रॉपर्टी के वहां पे खड़े होकर उसको चेक कीजिए, आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकाल के, और वो चेक कर देगा कि ये प्रॉपर्टी 1511 कॉलोनीज में फॉल करती है कि नहीं करती। ठीक है। आपको कहेंगे तो एग्जांपल दिखा दूंगा मैं। यहीं पे जैसे ये फॉल नहीं करेगी, ये डीडीए कॉलोनी है, अच्छा ये फॉल नहीं करेगी, अच्छा, तो ये इसमें आ जाएगा, इट इज आउट ऑफ एरिया। ओके ठीक है। ये शांति सवैया करके हैं। अब फेसबुक से सवाल आ रहे हैं, हमने एक ज़मीन जीपीए के तहत खरीदी है, उसमें मालिकाना हक कैसे लिया जा सकता है? बेचने वाले ने पावर ऑफ अटॉर्नी स्टैम्प पेपर पकड़ा दिया है, 2025-26 की जीपीए है, इस मामले में क्या होगा? ये ज़मीन रजिस्टर करा सकते हैं, क्या रजिस्ट्री संभव है? ये फिर घूम के वही सवाल आ रहा है हमारा 19 के बाद की पावर टॉनीज पे। अभी 19 की बाद की पावर टॉनीज को वेट एंड वॉच में रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। मैं समझता हूँ, सरकार से दरखास्त करूंगा कि 2026 तक की कंसीडर करे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने ये स्कीम अपने अंडर 7 अप्रैल 2026 को ली है, तो कम से कम 7 अप्रैल 2026 तक के, या जो नया ऑर्डर निकाला है जीपीए बंद का, उस तक तो कम से कम कट ऑफ दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को रिलीफ मिल सके। ठीक है। ये लेकिन अगर ये इनका सवाल कच्ची कॉलोनी को लेकर नहीं हो, तब उस केस कच्ची में कॉलोनी का लेकर नहीं है, और पावर टॉनी और एग्रीमेंट टू सेल है, डीडीए की कॉलोनी है, तो वो आप जाके कन्विंस डीड डीडीए से करा सकते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप वो भी नहीं करा सकते। खाली पावर टॉनी से नहीं होगा अगर डीडीए की कॉलोनी है तो। ये अच्छा अगर कच्ची कॉलोनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 25-26 की अभी स्कीम लागू नहीं हुई। अच्छा, तो खाली पावर टॉनी से भी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी इनके पास अगर है? डीडीए कॉलोनीज का तो कन्वर्जन कराना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ठीक ठीक है, वो तो डीडीए कॉलोनीज का तो क्योंकि डीडीए के अंडर हाँ, है, हाँ, हाँ। लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है, लीज होल्ड से फ्री होल्ड में जाएगा वो वो तो। फ्री होल्ड में जाएगा। ठीक है, वो तो अगर भी रुका हुआ है। हाँ, 1511 कॉलोनीज में फॉल करता है, हाँ तो खाली जीपीए से सिर्फ प्राइवेट लैंड की तो सेल डीड होगी, वो भी बशर्ते पहले ऑथराइजेशन स्लिप मिल जाएगी। अगर सरकारी लैंड की है हाँ तो आपको पहले कन्विंस डीड करानी पड़ेगी। ठीक है। और बाकी अगर रेगुलाइज कॉलोनी, नॉर्मल रेगुलाइज कॉलोनी है ये, जिसमें इन्होंने अगर लिया है ये वाला, नॉर्मल रेगुलाइज कॉलोनी मींस की डीडीए कॉलोनीज, नहीं वो मतलब अनऑथराइज्ड रेगुलाइज कॉलोनीज जो हाँ, पहले हाँ, से हाँ, रेगुलाइज्ड हाँ, हैं, हाँ। उनमें सेल डीड करा सकते हैं पावर टॉनी पे, बशर्ते पावर टॉनी रजिस्टर्ड हो और ड्यूटी दी हुई हो। ठीक है। ये MN पापनोई करके हैं, इस तरह के हैंडल होते हैं। फेसबुक से आ रहा है सवाल, मेरे पास एक प्लॉट है जिसमें मैं बाउंड्री करवा रखी है, गेट लगाया हुआ है, तो क्या ये पीएम उदय में रजिस्टर हो पाएगी? 2012 की जीपीए है बुराड़ी में। अभी जो स्कीम लॉन्च की हुई है गवर्नमेंट ने, वो प्लॉट्स के लिए नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्टेड मकानों के लिए है, जो मकान 1 जनवरी 2015 से पहले बने हुए हैं। हालांकि कुछ प्राइवेट लैंड के लिए भी स्कीम है, लेकिन वो अभी ओपन नहीं है। प्राइवेट लैंड पे अगर प्लॉट है तो उसके लिए करेगी स्कीम, आने वाले टाइम में वो चालू होगी, सिर्फ वो प्राइवेट लैंड पे होगी। अगर सरकारी लैंड की कोई कॉलोनी है और उसमें प्लॉट है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। सरकार का बिग नो है अभी तक उस पे, कि सरकारी लैंड वाले प्लॉट्स जो पड़े हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसे एक सवाल था कि इसने पार्किंग बना रखी है और कह रहे हैं कि ये पीएम उदय में है, लेकिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो मान ही नहीं रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। आपको एक फ्लोर का मिनिमम 80 से 90% एरिया कवर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो कवर्ड नहीं होगा तो वो कवर्ड एरिया में कंस्ट्रक्टेड एरिया काउंट नहीं होता, वो प्लॉट अच्छा। एरिया में काउंट होता है, इसलिए वो उसको कैंसिल कर रहे होंगे। अच्छा, कि वो प्लॉट बेसिकली रिहाइश के लिए जो लोग रह रहे हैं उनको मालिकाना हक देना है। ये स्कीम फिर समझिए, ये सिर्फ रिहायशी लोगों के लिए है, ये कमर्शियल शॉप्स के लिए भी नहीं है, इंडस्ट्री के लिए भी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल भी नहीं है। अभी मेरे पास पीछे एक सवाल आया था कि किसी का वहां पे इंस्टीट्यूशनल स्कूल चल रहा है, उसको कन्वर्ट कराना है, उसके लिए अभी कोई स्कीम नहीं है सरकार की पीएम उदय में, सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स की स्कीम है। वो आने वाले वक्त में हो सकता है इसमें कोई अनाउंसमेंट हो और बाद में जोड़ दे, लेकिन अभी तक रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए स्कीम है। ठीक है, फिर सुन लीजिए जो सर बता रहे हैं, पीएम उदय की स्कीम 1511 कॉलोनी में जो चल रही है, जिसमें कच्ची कॉलोनी के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देना है, ये केवल घरों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए है, इसके अलावा किसी को जो है सरकार एंटरटेन नहीं करेगी, यही ना सर? जी जी। फेसबुक से सवाल है, दविंदर रखेजा हैं, लाजपत नगर का इलाका पूरा रेफ्यूजी को अलॉट हुआ था लीज होल्ड में, उनकी रजिस्ट्री कैसे होगी? ये लाजपत नगर एलएनडीओ का इलाका है, रेफ्यूजीज को अलॉट किया था एलएनडीओ ने 1947 के आसपास, तो वो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज हैं। आप एलएनडीओ से जैसे डीडीए की कन्वर्जन होता है लीज होल्ड से फ्री होल्ड, एलएनडीओ से इसका भी कन्वर्जन करा सकते हैं। अगले महीने तक इसकी भी स्कीम आने जा रही है कि लीज होल्ड से फ्री होल्ड आप एलएनडीओ में जाके जाइए, अपने पेपर सबमिट कीजिए, आपका कन्वर्जन हो जाएगा। ये राजकुमार शर्मा है, फेसबुक से सवाल आ रहा है,
मैंने 3 साल पहले पीएम उदय में अप्लाई किया था, लेकिन ब्लड रिलेशन की जीपीए की वजह से रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। देखिए, ब्लड रिलेशन की जीपीए अकेली जीपीए है तो फिर मैं बता रहा हूं उसके साथ एग्रीमेंट, पोजीशन लेटर और रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि आपको खरीदा हुआ होना चाहिए। अच्छा। ये नहीं अटॉर्नी देंगे आप ब्लड रिलेशन में ओनली, तो आप अथॉरिटी है ओनली आपके पास, आप मालिक नहीं है उसके या कब्जा नहीं है आप पे। जब तक आपके फादर ने कोई अटॉर्नी की आपके नाम, उसके साथ एग्रीमेंट नहीं किया, पैसे की ट्रांजेक्शन नहीं हुई, पेमेंट नहीं गई, तो वो ट्रांसफर नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं होगी। ओनली ब्लड रिलेशन की जीपीए से कोई ट्रांसफर नहीं होती, वो फिर आपके फादर के नाम ही होगी। अगर फादर ने कोई जीपीए दी है तो फादर के नाम आप करा सकते हैं, अगर फादर के नाम पेपर पूरे हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से भी जीपीए में दिक्कत आ जाती है कि खाली जीपीए है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो आपके पास वो कुछ हक ही नहीं है उसका। फिर हाँ जी, ओनली जीपीए तो कुछ नहीं खाली ऑथराइज हो कि आप यूज कर लो, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं कर यूज भी नहीं है, ओनली आप साइनिंग अथॉरिटी है, साइनिंग अथॉरिटी है। फादर की साइनिंग अथॉरिटी है। अच्छा, ठीक। ये रंजीत फुलवरिया हैं, फेसबुक से आ रहा है सवाल। जिन लोगों के पास 2019 के बाद की जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, क्या उनके मकान सरकार तोड़ देगी जिसमें वो रह रहे हैं? मैंने पूछा था सवाल। देखिए, सरकार तोड़ देगी या नहीं तोड़ देगी ये क्वेश्चन बड़ा वाइड है। अब क्योंकि वो सरकारी लैंड पे है, सरकारी लैंड पे है, और अगर वो पुराने सर्वे की लैंड है और कंस्ट्रक्टेड पहले से है लेकिन खरीदी 2019 के बाद गई है, तो मैं नहीं समझता वो तोड़ेगी, कि सरकार कोई ऐसी लैंड तोड़ेगी जो पब्लिक के लिए आपने नोटिफाई कर दी है रेजिडेंशियल के लिए, वो नहीं तोड़ेगी। लेकिन पब्लिक यूटिलिटी की कोई भी लैंड है जो सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए यूज होनी है, पार्क के लिए यूज होनी है, उसमें कोई लेआउट प्लान में आ रही है तो जरूर उस पर गाज गिर सकती है। लेकिन हर लैंड को कोई ये नहीं है कि 19 के बाद बिक गई तो वो सारी तोड़ देगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है आने वाले वक्त में ये आपकी स्कीम का टाइम लिमिट भी एनहेंस हो, 19 के बाद भी आए आने वाले वक्त। लेकिन जैन साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि मान लीजिए वो आपने बनाया हुआ है, सरकार कहे कि यहाँ से सड़क निकल रही थी, आपने कब्जा किया हुआ है, और ये मकान जैसे सामने शालीमार बाग में भी देखा। हाँ, वो उसमें समस्या है, क्योंकि ये लेआउट्स 2015 में ही बन गए थे, जितनी कंस्ट्रक्ट हो चुका था। हाँ। 2015-16 में, और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जितनी लैंड पड़ी थी खाली, उनकी सड़क की प्लानिंग कर दी, जितनी लैंड खाली पड़ी थी उस पर पार्क डिजाइन कर दिया। अच्छा। जितनी लैंड खाली पड़ी थी उस पे उसको एनडीपीएल के लिए या टीपीडीडीएल के लिए लैंड छोड़ दी, या पब्लिक यूटिलिटी के लिए लैंड छोड़ दी। अच्छा। अब वो मार्किंग में वो लैंड पब्लिक यूटिलिटी है, और आपने अगर वो किसी पर्सन ने वो बेच दी है फिर भी पावटोनी पे, हाँ। तो वहां पे समस्या आएगी। वहां समस्या आएगी। आपको ये देखना है कि ये लैंड पब्लिक यूटिलिटी की नहीं हो, ये लैंड एक्चुअल में उस लेआउट की हो जो सरकारी उसमें, ये जीआईएस से क्लियर हो जाएगा। अच्छा। जो जीआईएस जब आप कराएंगे, जब आप अप्लाई करेंगे पीएम उदय के लिए, तो एक जीआईएस एजेंसी आती है आपके पास, जो आपको वहां का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पूरा ज्योग्राफिकल सर्वे करके देगी। वो आपको बता के देगी कि ये पब्लिक यूटिलिटी की लैंड है या ये सरकारी लैंड है या प्राइवेट लैंड है, सब कुछ बता के आपको जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई इस पे नहीं करवा रहा है, उसे जानना है कि भाई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी कल। अगर वो जीआईएस एजेंसी को वैसे बुलवा के करवा लें, अच्छा। आप मैं समझता हूँ, और नहीं तो यूसी लोकेटर से भी देख सकते हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। यूसी लोकेटर में जो लैंड आपकी फॉल कर रही है, हाँ। उसकी कन्वर्जन हो जाएगी, नहीं तो वो उससे बाहर जा रही है। हाँ। तो इट मींस वो पब्लिक यूटिलिटी की लैंड है या सरकारी लैंड, तो वो उस पर सरकार तोड़ भी सकती है और उसको पक्का भी नहीं किया जाएगा। यूसी लोकेटर को यूज करे और आप ही को पता लग जाएगा कि ये लैंड कौन सी है। ठीक है। अशोक कुमार हैं, फेसबुक से आ रहा सवाल। 100 गज के प्लॉट पर हम पीएम उदय के तहत आवेदन करेंगे तो पक्की रजिस्ट्री का कितना खर्चा आएगा? देखिए, ये खर्चा आपके फ्लोर पे थोड़ा डिपेंड करता है, कितना फ्लोर है और कौन सी कॉलोनी है। लगभग 10,000 से लेके 30,000 तक का टेंटेटिव खर्चा आएगा। कितने फ्लोर्स बने हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा। एक फ्लोर है या 3 है या 2 है या 4 है, क्योंकि जो रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करे हैं वो पर फ्लोर के रेट डिसाइड किए हैं और एरिया के साथ। तो वो कैलकुलेशन टेंटेटिव 10,000 से 30,000 तक सरकारी खर्चा आना चाहिए। ठीक है। ये एक सवाल ये है, क्या अभी जनरल पावर अटॉर्नी पर जमीन खरीद सकते हैं नजफगढ़ के इलाके में? नजफगढ़ में सारी प्रॉपर्टी जीपीए पर हैं। जीपीए पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही खरीदें आप, और अब भी नहीं खरीदें और आगे भी मत खरीदें उसको। पहले जब तक पक्की रजिस्ट्री नहीं हो तो उसको नहीं खरीदें। मेरी कोई सलाह नहीं है कि आप जीपीए के ऊपर खरीदें कोई। ये पहले जो हो चुकी गलतियां हो चुकी उसको सुधारने के लिए ही तो पीएम उदय आई है। अगर गलती के आगे भी पब्लिक गलती करती ही रहेगी तो फिर सुधार कैसे आएगा, कैसे आप लोग ऑथराइज होंगे? तो ये आप में भी चेतना आनी चाहिए कि आप लोग आज खरीद लेंगे, कल को फिर टूटेगी, फिर दिक्कत आती है आप लोगों को कि ये लैंड सरकारी थी, पता ही नहीं लगेगा। अगर पक्की रजिस्ट्री होगी, उसकी कन्विंस डीड होगी, तो सरकारी है या नहीं है ये पता लग जाएगा। ठीक है। एक सर, ये सवाल तो मैंने खत्म हो गए हैं। एक अभी पीछे मैं स्टोरी करके आया हूँ शालीमार बाग के सिंगलपुर में,
वहाँ जो है निशान लग गए हैं और लोगों को लग रहा है कि यहाँ बुलडोजर चलाएंगे। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है, पक्की रजिस्ट्री, और फर्द में भी हमारा नाम चढ़ा हुआ है, तो सरकार ऐसे कैसे तोड़ देगी? अगर फर्द में नाम चढ़ा हुआ है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि कोई लैंड एक्वायर तो नहीं हुई, क्योंकि फर्द में लैंड चढ़ने के बाद ओनरशिप तो है उसके पास, लेकिन हो सकता है कि लैंड में रिकॉर्ड में चढ़ने के बाद सरकार ने कोई लैंड एक्वायर कर ली हो, क्योंकि पब्लिक पर्पज के लिए कोई भी लैंड एक्वायर की जा सकती है। अगर वो बाद में भी एक्वायर कर ली है चढ़ने के बाद, तो भी वो सरकार की लैंड है, आपको मुआवजा जरूर मिलेगा उसका, आप मुआवजे के लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि सरकार ने उसको एक्वायरिंग कब की और मुटेशन कब हुई है। क्योंकि वो बता रहे हैं लगभग 60, 65, 70 के आसपास की उनकी वो है, ये बता हाँ, रहे तो हैं। 60, 70, 65 की है, तो क्योंकि शालीमार बाग जो इलाका जो सिंगलपुर आप बता रहे हैं, हाँ, वो उस इलाके में एक्वायरिंग ही सारी 65-70 के आसपास हुई है डीडीए की। अच्छा। तो हो सकता है कि उस मुटेशन के बाद एक्वायर कर रखी हो लैंड डीडीए ने और आपको वो पता ही नहीं है। आप कागज जाके चेक कीजिए गवर्नमेंट रिकॉर्ड के, तो वो आपको क्लियरिटी होगी वहां से। ठीक है। अब सर ये इतने सारे सवाल जवाब आ रहे हैं, जी। लोग मुझसे आप पूछ रहे हैं कि भाई जैन साहब का नंबर दे दीजिए, हमें बात करनी है। अब पर्सनल नंबर देना जो है मतलब ये होता है कि आप ये वाले काम जो है ना ये फ़ोन पर नहीं हो पाते हैं। तो बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है, क्या क्या करें? कैसे लोग जो है अपनी समस्याएँ हैं वो आपसे शेयर कर सकते हैं, कैसे समाधान हो उनका? देखिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, सारे दर्शकों की प्रेम पे, मैंने एक चीज़ डिसाइड की है कि नेक्स्ट संडे जो कि 9 अगस्त है, सुबह 11 बजे से 4 बजे तक मैं अपने ऑफिस में एक फ्री कैंप, कंसल्टेंसी कैंप लगा रहा हूँ। पीएम उदय के लिए, खासकर 1511 कॉलोनीज़ के लिए। सिर्फ 1511 कॉलोनीज़ वाले जिनको कोई क्वेश्चन हो वो यहाँ आ सकते हैं 11 से 4 बजे तक, 9 अगस्त 2026 को, संडे को, मेरे ऑफिस में। मेरे ऑफिस का एड्रेस और उस दिन का कॉन्टैक्ट नंबर फॉर दैट डे शरद जी ने अपने लिंक में दे देंगे, और आप उसको 11 से 4 में करिए। लेकिन आप अपने पेपर्स लेके आइए, ताकि पेपर्स आपके चेक करके बताए जा सके कि ये पॉसिबल है या नहीं है, या उनमें कोई कमी है। आपको कंसल्टेंसी उस दिन पूरी फ्री रहेगी, कोई आपको चार्ज नहीं लेंगे हम, और आपकी जितने हम कर पाएंगे उस टाइम लिमिट में हम उतना काम करेंगे। अच्छा, ये जो सर अपना टाइम दे रहे हैं, जो अपना प्रोफेशनल टाइम में से जिसमें चाहें तो ये कुछ और काम करके पैसा कमा सकते हैं, ये सिर्फ आपके लिए ही फ्री कर रहे हैं, ताकि जो है ये समाज के लिए काम किया जा रहा है, आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तो इसलिए भाई अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइएगा, और सर ये बता देंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये इसमें क्या दिक्कत है, क्या आपको और करने की ज़रूरत है, ताकि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, और क्या अगर क्या दिक्कत आ रही है तो वो आपको बता दें। जैसे डॉक्टर होता है तो वो आपको दिक्कत आता है, अच्छा भाई ये समस्या है, आप ये दवाई ले सकते हैं, ये समस्या है तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक उसी तरह से ये बताएंगे कि अगर ये है तो आप ये कर लीजिए। अप्लाई हाँ नहीं होगा, केवल आप डॉक्यूमेंट्स अपने ले आइए और अपना डिटेल बता दीजिए। तो लगभग कितने घंटे सर आप 11 बजे से 4 बजे तक? 4 बजे तक 5 घंटे हम, मेरा स्टाफ और मैं आपके लिए अवेलेबल हैं। और उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए तो ऑनलाइन है, सरकार की साइट ही दी हुई है, हाँ। आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, या सेंटर्स हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने सेंटर्स, फैसिलिटेशन सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, थोड़ी सी फीस देके वो आप वहां से अप्लाई करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पेपर्स पूरे होने चाहिए। आपको और कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट उस दिन कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए हम जैन साहब का धन्यवाद करते हैं कि भाई अपना समय में से निकाल के आप लोग के लिए काम करेंगे, तो यही समाज के लिए काम है। इसीलिए हम जो है स्पेशली वीडियो भी बना रहे हैं। कुछ सवाल तो मैं ले आया, लेकिन आपके मन में और भी सवाल होंगे कि डॉक्यूमेंट्स देख लो क्या ये है कि नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसलिए जैन साहब का विशेष रूप से सर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं। और देखिए समाज ऐसे ही चलता है, देश ऐसे चलता है कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वरना जो लोग खास तौर से भाई जिनको फीस देने में दिक्कत है वो लोग उस दिन वैसे भी आ जाएं, और नहीं भी हैं तो भी आ जाएं। यहाँ पर आकर आप कंसल्ट कर लीजिए और पूछ लीजिए आपको जो सवाल पूछने हो, क्योंकि फ़ोन पे हर कोई चाहता है फ़ोन पे कर लें। अरे फ़ोन पे अगर ये वाली बात नहीं हो पाती है, क्योंकि वो कई बार डॉक्यूमेंट्स देखने भी पड़ते हैं। अच्छा भाई क्या है, सामने होते हैं तो स्थिति पता लग जाती है। तो इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट्स लाएं, सर से सीधे बात कर लें, ही मौजूद होंगे ये, और मैं डिटेल जो है अपने डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा, और आप जो है इनसे आकर जो है संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, और बहुत बहुत शुक्रिया आप आगे भी समय निकाल रहे हैं लोगों के लिए। जरूर जरूर सर, थैंक यू। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।